हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका अपना बढ़िया से एक अच्छा सा लेक्चर जिसमें आज हम लोगों को तापमान के बारे में पढ़ना है। और सभी लोग फटाफट उठ जाओ, रेडी हो जाओ और अपनी आँखों को खोलो और तापमान को देखो। बाहरी तापमान भी देखो और जो आज पढ़ाने जा रहे हैं उस तापमान को भी देखो। बाहरी तापमान के बारे में आप सभी को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो चुका होगा कि यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम का कितना जा रहा है। देखो ये सब पेड़ पौधे ना लगाने की वजह से देखो आज ये पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तो होता है, कितनी गर्मी बढ़ रही है ना। तो मेरी आज्ञा है या मेरा कुछ भी समझो, कम से कम 1 या 2 पेड़ ज़रूर लगाओ। आगे आने वाली जनरेशन भी तो हम लोगों को देखनी है ना, उस हिसाब से तो बहुत हरियाली लाओ कम से कम और पेड़ पौधों को लगाओ। इस 5 जून को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, ठीक है, ताकि आगे इन फ्यूचर इस तरह की गर्मी का सामना ना करना पड़े। बहुत देखो टेम्परेचर कितना हाई जा रहा है, ठीक है। तो चल दो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का लेक्चर और तापमान टेम्परेचर के बारे में आज हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पिछले के 2 वीडियोस थे, बहुत बढ़िया आप लोगों ने सपोर्ट किया और ऐसे ही आप लोग देखते रहिएगा और कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे आप सभी लोगों के सपोर्ट से। थोड़ा सा सपोर्ट आप सभी लोग करिएगा और हम वीडियोस रेगुलर लाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं टेम्परेचर के बारे में कि आखिर में टेम्परेचर होता क्या है और इसको किस में मेज़रमेंट करते हैं, मापते किस में है टेम्परेचर को। टेम्परेचर क्या होता है, जनरली बात है जो हम लोग किसी भी प्रकार की ऊष्मीय ऊर्जा का मापन करते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का मापन वो क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। ऊष्मीय ऊर्जा का मापन क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। तो हम लोग जब किसी भी ऊष्मीय ऊर्जा का मापन करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ताप कहलाता है। अब ताप को किस किस चीज़ों में मापा जा सकता है, पहला तो फ़ारेनहाइट में जैसा कि लिखा हुआ है, दूसरा डिग्री सेल्सियस में, तीसरा केल्विन में। तो हम इन तीन तरीक़ों से तापमान को मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख दूं यहाँ पर तापमान के बारे में। ऊष्मीय ऊर्जा का मापन ताप कहलाता है। मेजरमेंट किस किया जा सकता है, जैसे पहली बात हम करें फ़ारेनहाइट में। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो जल का हिमांक होता है, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, तथा क्वथनांक कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। फ़ारेनहाइट में जो जल का हिमांक होता है, अच्छा हिमांक क्या होता है, हिमांक होता है कि जैसे जब किसी तरल पदार्थ को इतना टेम्परेचर दिया जाए कि वो ठोस बन जाए, है ना, तो वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। दूसरी बात फ़ारेनहाइट क्या होता है, इसमें जल का जो हिमांक होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यहीं पर हम सेल्सियस की बात करें, सेल्सियस की बात करें या डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जल का हिमांक कितना होता है, डिग्री सेल्सियस में जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको हम लोग 180 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 180 भागों का मतलब क्या होता है
कि जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से शुरू हुआ और 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तो इसमें छोटे छोटे हम लोग विभाजित कर सकते हैं 180 भागों में। ठीक है। तीसरी बात, 2 चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि फ़ारेनहाइट मेजरमेंट, जैसे हिमांक होता है जल का 32 डिग्री सेल्सियस से और क्वथनांक होता है कितना, 212 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो जल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। आप अगर केल्विन की बात करें, केल्विन में केल्विन, तो केल्विन में जल का हिमांक 273.15 केल्विन तथा क्वथनांक 373.15 केल्विन होता। तो ये 3 चीज़ें हमको समझनी थी। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो और डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस और केल्विन को समझो और इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। तो आगे बढ़ें। हो गया। अब देखो डिग्री सेल्सियस को चेंज कैसे करते हैं फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे एक फॉर्मूला होता है F = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस को किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे, 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो F = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है 30, डिग्री सेल्सियस 30 दिया हुआ है, प्लस 32। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, कट कर देंगे तो 6 9 जा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F = 9 6 जा 54 प्लस 32। ऐड कर दो इसको तो कितना हो जाएगा 6 और 5 3 8। फ़ारेनहाइट में कितना आया 86 फ़ारेनहाइट। तो ये डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हो गया। अब अगर इधर हम बात करें कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करें, जैसे मान लो कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, तो मान लो 41 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ठीक, 41 फ़ारेनहाइट। अब इसको चेंज करना है हमको डिग्री सेल्सियस में, तो ये फॉर्मूला लगाओ F = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो मान लो कि फ़ारेनहाइट कितना है 41 है, = 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है। अब इस 5 को 41 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 205 हो गया। और इसको C से मल्टीप्लाई कर दो 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये इधर प्लस का है उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 205 माइनस 32 = 9 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से माइनस कर दो 205 नोट हो गया था। अब यहाँ पे देखो 205, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, ये नहीं होगा ऐसे, इसको पहले उधर ले जाओ। तो 9/5 = 41 माइनस 9 हो जाएगा, और डिग्री सेल्सियस तो रहेगा ही, 9 डिग्री सेल्सियस = अब 41 माइनस 9 कितना बचेगा, 32 है, कितना बचेगा
9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे इधर दिख रहा है ना। अब देखो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिवाइड में है, ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 9 इंटू 5, और ये अपॉन में आ जाएगा, अपॉन 9 इज इक्वल टू सी। 9 से 9 कट जाएगा तो 5 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। मतलब 41 फ़ारेनहाइट को अगर हम डिग्री सेल्सियस में चेंज करें तो 5 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इतनी बात। अब अगर इतना हो गया हो तो इरेज कर दें, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट। फिर केल्विन में चेंज करना बता दें। देखो केल्विन में चेंज करना है तो देखो कोई भी जनरली वैल्यू दी हो, केल्विन में चेंज करना है। मान लो दिया है 25 डिग्री सेल्सियस दिया है और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 इसमें ऐड कर दो, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, ऐड कर लो इधर 273, 25, 5 3 8, 7 2 9 2, 298 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो केल्विन तो बहुत आसान है, 273 ऐड कर दो आ जाएगा। ठीक है, कोई कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हो उसमें 273 ऐड कर दो, केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। ये हो गई टेम्परेचर की बातें, ताप की। ताप की बातें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपने द्रव्य के गुणधर्म पर। और द्रव्य के गुणधर्म जानने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले सार्थक अंक तो पता होना ही चाहिए। द्रव्य के जो गुणधर्म होते हैं उनको सार्थक अंक पता होना चाहिए, और कम से कम जो मापने की, मेजरमेंट करने की इकाई होती है, मात्रक होते हैं, वो भी हमको पता होने चाहिए, है ना। जैसे मोल मात्रक हो गए, तो मोल मात्रक में जैसे हो गए हम CGS हो गया, MKS हो गया, FPS हो गया, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो जैसे द्रव्य के गुणधर्म में सबसे पहले अगर हम बात करें कि मोल मात्रक क्या होते हैं। मोल मात्रक क्या होते हैं? मोल मात्रक होते हैं कि जिन्हें अन्य किसी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मोल मात्रक वे होते हैं जो अन्य किसी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। अब जैसे भौतिक राशि की बात आई तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ जनरली सबको पता होंगी, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गई, विद्युत धारा हो गए, है ना। ये सब क्या हैं? सब यही है मूल मात्रक। ठीक है, भौतिक राशियाँ। तो मूल मात्रक क्या होते हैं? जिनको अन्य किसी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर हम परिभाषा लिख दें यहाँ पर मोल मात्रक की, कि मोल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिनको अन्य किसी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो वे मात्रक जिनको अन्य किसी भौतिक राशियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं उनके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने जो प्रणालियाँ हैं, जैसे CGS हो गया,
FPS हो गया, MKS हो गया, इन सब का मेजरमेंट। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले अगर हम CGS प्रणाली की बात करें तो CGS प्रणाली में जो सेंटीमीटर और जो C होता है ये क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना, और जो G होता है वो क्या होता है, ग्राम होता है। सेंटीमीटर मतलब जो लंबाई होती है CGS में जो लंबाई होती है उसको किस में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। और जो द्रव्यमान है उसको किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। CGS प्रणाली की बात कर रहे हैं। CGS में जो लंबाई होती है उसको सेंटीमीटर में और जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में। समय तो सेकंड होता ही है, ये तो पता ही है सबको। S क्या है, T समय है ना, सेकंड में। पहली बात हो गई। दूसरी बात FPS की अगर हम बात करें तो F फिट होता है, फिट है ना, जिसको हम लोग फुट कहते हैं। तो इसमें लंबाई को किस में मापते हैं, फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड का नाम सुना होगा ना, है ना, पाउंड में। समय तो वही रहता है T सेकेंड, सब में कॉमन है। MKS की अगर हम बात करें तो इसको किस में मापते हैं, मीटर में, और द्रव्यमान को kg में, समय को सेकंड में। तो ये हो गई तीसरी यूनिट, है ना। तो ये तीनों यूनिट होती हैं और बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कोई टफ वाली चीज़ नहीं है। लीटर भी पहले लिखे हुए हैं, C से सेंटीमीटर होता है, G से ग्राम होता है, S से सेकंड कॉमन है। अब इसमें CGS में क्या है, जो लंबाई होती है वो सेंटीमीटर में मापी जाती है, और जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में मापा जाता है। समय सेकंड कॉमन है ना। इसमें फुट में, इसमें और ये समय सेकंड कॉमन होता है ना। तो ये इतनी बातें हो गई। अब अगर इतनी बातें हो गई तो हम चले, एक यूनिट होती है SI सिस्टम। आप सबने सुना होगा कि SI सिस्टम क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट तो आगे हम बढ़ें। SI सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग। SI यूनिट आप लोगों ने पढ़ी होगी, SI यूनिट के बारे में, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, है ना। ये क्या है और क्यों बनाई गई थी, SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम क्यों बनाया गया था। तो बात ये दरअसल अक्टूबर 1960 की है, अक्टूबर 1960 की है, जब भार और मापन के लिए एक जो इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक होती है, अंतर्राष्ट्रीय समिति की जो बैठक होती है, उसमें मेजरमेंट की एक मात्रक को दर्जा दिया गया। कब की बात है, अक्टूबर 1960 की बात है, 1960 की, है ना। तो भार और मापन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की तरफ से एक मात्रक दिया गया, एक सिस्टम दी गई, एक यूनिट दी गई। उस यूनिट को क्या बोलते हैं, SI यूनिट बोलते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम इसीलिए कहते हैं इसको, है ना। जैसे अब हमको अपने कंट्री से किसी अलग कंट्री में, इंडिया से मान लो कोई सामान हमको किसी दूसरे कंट्री में देना है, या वहाँ से हमको इंडिया में लेना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक बोरी चीनी अगर हम इंडिया को देंगे और इंडिया से देंगे किसी दूसरे कंट्री को, और वो कंट्री हमको दे रही है, एक बोरी में मान लो कपड़े भर के दे दी, तो भाई उसकी क्वांटिटी नहीं देखी जाती ना, चीनी का वेट ज़्यादा होगा। एक बोरी चीनी भी है और कपड़ा भी एक बोरी है, दोनों में डिफरेंस किसका है, भार का डिफरेंस है ना। अब हम लोग एक बोरी चीनी देके एक बोरी कपड़ा तो ले नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने क्या बताया, क्या किया कि हम लोग वेट में जितना देंगे
अदर कंट्री से हम उतना ही लेंगे, उतना ही भार उसका होना चाहिए। तो इस तरीके की एक समन्वित बैठक हुई, तो उसमें ये चीज़ रखी गई और इसका एक मात्रक दिया गया जिसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम इसकी कुछ भौतिक राशियों की बात करें तो जैसे भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 7 तो होती हैं, और एक होती पदार्थ की मात्रा, ये भी लिख दो। पदार्थ की मात्रा, ये हो गई हमारी कुछ भौतिक राशियाँ। तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं आप सभी को, ये याद रखना, ये भौतिक राशियाँ हैं। अब अगर इधर इसके हम मात्रक की बात करें, मात्रक यही बता रहे थे SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ठीक है, इनकी अगर हम मात्रक की बात करें कि जैसे लंबाई है, लंबाई को किस में मापा जाता है, मीटर में। द्रव्यमान को यहाँ पर लिख दें मीटर, मीटर मतलब M। द्रव्यमान को किलोग्राम में, किलोग्राम का मतलब kg। समय को किस में मापा जाता है, सेकंड में। तापमान को केल्विन में, अभी पढ़ाया है। विद्युत धारा को एम्पियर में। ज्योति तीव्रता को कैंडेला। पदार्थ की मात्रा को मोल में। तो ये हमारी कुछ हो गई भौतिक राशियाँ, और ये भौतिक राशियाँ इतनी ज़रूरी हैं, ये पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इनके मात्रक पूछे ही जाते हैं, तो इसलिए हम बात कर रहे हैं इसकी, और ये सबको पता होना चाहिए, है ना। पदार्थ की मात्रा ये जितनी भी हो गई, इसको हम लोग मोल भी कह सकते हैं, इसको सीडी भी कह सकते हैं, कैंडेला। ठीक है, तो ये हमारी कुछ भौतिक राशियाँ हो गई। अब अगर हम बात करें, एक छोटा सा टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक, कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस होना, उत्पन्न होना, है ना। तो ये व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ये हो गया। तो फटाफट इरेज करें, फिर बताएं। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, ठीक है, इरेज कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज कर दे रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक, पहले ही कहा कि व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों से उत्पन्न किया जाता है ना। मूल मात्रक से, जिनको मूल मतलब एकदम बेसिक से, है ना, एकदम बेसिक से। वे मात्रक जिनको मूल मात्रकों से
प्राप्त या उत्पन्न किया जाता है क्या कहलाता है? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना। तो ये हो गई एक परिभाषा। तो बहुत अच्छे से इसे समझिएगा और ऐसे ही हम लोग लेक्चर अपलोड करते रहेंगे और ये आप लोग समझिएगा। और जैसा भी होगा, एक भी टॉपिक नहीं समझ में आएगा कमेंट में करिएगा, फिर से चाहे तो वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आज का समय आपका और हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, एक नई उम्मीद, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बढ़िया एंजॉय कीजिए और खुश रहिए और हंसते खिलखिलाते हुए बढ़िया अपनी फिजिक्स या केमिस्ट्री की क्लास को एंजॉय करिए। और मैं ये भी बता दूं कि हो सकता है मैथ्स या बायोलॉजी की क्लास भी इस पे अपलोड होंगी, टेक्निकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो बच्चों पढ़िएगा आप सभी लोग, जैसा होगा बताइएगा। फिर मिलेंगे कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।